हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा तथा उसके भेद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और साथ ही साथ संज्ञा के कितने भेद होते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता दें कि संज्ञा से रिलेटिव हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम परिभाषा। परिभाषा परिभाषा लिखने के बाद हम लिखेंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मुख्यतः 5 होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा के भेद। पहला हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तथा तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और हमारा लास्ट हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्त, हमने ये देख लिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस सभी संज्ञाओं का हम बारी बारी से देखेंगे परिभाषा। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। लिखेंगे जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्त, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान, जैसा कि कोई नाम ही हो गया, जैसे कि राम, मोहन, ये एक विशेष नाम हो गया जो किसी व्यक्ति का नाम है। उसी तरह हो जाएगा स्थान, जो कि पटना, भारत, ये एक विशेष स्थानों के नाम। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण हो जाएगा दोस्त राम, मोहन, पटना, भारत इत्यादि।
क्योंकि दोस्त ये सभी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम है। तो इस तरह हमारा पहला संज्ञा क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे संज्ञा पर। तो हमारा दूसरा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, इस संज्ञा में ये होता है कि जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु का बोध कराए तथा उसके पूरे जाति का भी बोध कराए, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु तथा पूरी जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्त, इसका परिभाषा है कि जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु तथा पूरी जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब पूरी जाति का मतलब हो गया कि दोस्त, अगर हम कहेंगे कि लड़का, यानी कि पूरे लड़कों का, पूरे जाति का समूह हो गया। जैसे कि हमने कहा कि नदी, तो एक नदी ना होकर पूरी नदी का समूह हो गया, पूरी नदी का समूह हो गया। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण होगा दोस्त। सबसे पहले हमारा हो जाएगा लड़का, उसके बाद हो सकता है दोस्त हमारा नदी, गांव इत्यादि। दोस्त, ये सभी उदाहरण केवल उदाहरण मात्र नहीं है, बल्कि लड़का कहने से हमें पूरे लड़के के जाति का बोध हो जाता है, साथ ही साथ नदी का भी बोध हो जाता है, गांव कहने से पूरे गांव का बोध हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे जातिवाचक संज्ञा भी क्लियर हो गई। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो तीसरा संज्ञा फ्रेंड हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो आइए इसका भी परिभाषा देखते हैं। लिखेंगे, जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा तथा अवस्था का बोध कराए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा परिभाषा। जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा तथा अवस्था का बोध कराए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। साथ ही साथ इसका परिभाषा एक यह भी हो सकता है कि वह संज्ञा जिसे हम ना ही देख सके, ना ही सुन सके, बस अनुभव कर सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्त। उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि प्रेम, ना हम इसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, बस इसको हम अनुभव कर सकते हैं, तो लिखेंगे प्रेम। उसी प्रकार हो जाएगा मित्रता को ना ही देखा, ना ही सुना जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है, मित्रता। शत्रुता, मिठास इत्यादि। तो दोस्त, हमारा तीसरा संज्ञा भी कंप्लीट हुआ। तो अब चलते हैं चौथे संज्ञा पर। तो हमारा चौथा संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। लिखेंगे,
चौथा नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्त इस संज्ञा में क्या होता है कि इस संज्ञा में हम केवल वैसी द्रव्य सहित वस्तुओं को सिर्फ मापा या तोला जा सके उसी को रखते हैं, गिना नहीं जा सके। तो इसका परिभाषा होगा जिस संज्ञा को सिर्फ मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा को सिर्फ मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो दोस्त इसके काफी सारे उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि तेल को सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता है। तेल, चावल, दूध, दही, घी ये सब हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण में दोस्त हो जाएगा आपका तेल, घी, चावल, रेत इत्यादि। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा चौथा संज्ञा भी क्लियर हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, हम साइड हो जा रहे हैं। दोस्त हमारा पांचवा संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। तो आइए इसका भी परिभाषा देखें। लिखेंगे जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्त जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि कोई एक शब्द हो गया गुच्छा। अब गुच्छा या तो चाबियों का गुच्छा हो सकता है या अंगूर का, ये भी एक समूह में ही रहते हैं। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दोस्त हो जाएगा हमारा सेना, जो कि हमेशा एक समूह को बोधित करता है। सेना, समिति में 20-30 लोगों का समूह रहता है। गुच्छा इत्यादि। तो दोस्त इस प्रकार हमारा पांचवा संज्ञा भी क्लियर हो गया। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये हमारा संज्ञा क्लियर हो गया इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।